हेलो बच्चा पार्टी। आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि कल मैंने जलवायु के बारे में बताया था, आज मैं आपको भारत के भूगोल में मिट्टी वाले पोर्शन को पढ़ाऊंगा। मिट्टी जो कि सॉइल, जो कि हमारे लिए, हमारे देश की ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे, अनाज उगते हैं, सभी इसी मिट्टी के कारण उगते हैं। तो सॉइल जो एक चैप्टर है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लगभग लगभग हर एक एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर क्वेश्चंस इससे ज़रूर मिल जाएँगे। ये क्लास मेन उनके लिए है, बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखेगी। 100% यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि सॉइल, सॉइल के बारे में आप लोग तो काफ़ी जानते होंगे, लेकिन सॉइल को हिंदी में मृदा बोलते हैं। सॉइल को, सॉइल वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। सॉइल को हिंदी में मृदा बोलते हैं। सॉइल को हिंदी में मृदा बोलते हैं। सॉइल, सॉइल को मृदा, मृदा बोलते हैं। और अगर सॉइल को हिंदी में मृदा बोलते हैं, वहीं अगर उर्दू में देखा जाए तो इसको मिट्टी बोलते हैं। ठीक? मिट्टी क्या होती है? बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस के बाद, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस के बाद मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि कई तरह के कार्बनिक, अकार्बनिक अभिक्रियाओं और चीज़ों के मिलने के बाद से ही मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे कि चट्टानों के टूटने, चट्टानों के कणों से और पेड़-पौधों के जीवाश्मों से और जानवरों के जीवाश्मों से ये मिल करके बनती है, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है। मिट्टी को बनने में काफ़ी समय लग जाता है। आइए सॉइल को एक देखते हैं दूसरे तरीके से। सॉइल फॉर्मेशन में तो काफ़ी समय लगता है। सॉइल मिट्टी जो होती है, मिट्टी को बनने में काफ़ी समय तो लगता ही है, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। जैसे कि भारत के भूगोल में देखेंगे, तो जो भारत देश में मिट्टियाँ हैं, कई तरह की पाई जाती हैं। तो मिट्टी क्या हुआ, कई कार्बनिक, अकार्बनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ये डेवलप होती है, बनती है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो मिट्टी के बारे में तो काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे आप लोग। तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। उसके अकॉर्डिंग मिट्टी को कई भागों में वर्गीकृत भी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में मिट्टी की कई सारी परतें पाई जाती हैं, कितनी परतें पाई जाती हैं, उसके बारे में भी कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला क्या हुआ, सॉइल के बारे में तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, डिटेलिंग कर दी। तो सॉइल क्या है, काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद बनती है और साथ में कार्बनिक, अकार्बनिक क्रियाओं के द्वारा बनती है। साथ में पत्थरों के, चट्टानों के छोटे-छोटे टूटने के बाद छोटे-छोटे कणों में परिवर्तन होने और साथ में पेड़-पौधे और जानवरों के फोसिल से जो उनका निक्षेपण होता है, उसके दोनों के मिलने के बाद चट्टानों के कणों और वेजिटेशन और साथ में जो एनिमल्स के निक्षेपण होते हैं, जो उनके कण होते हैं, उन दोनों के मिलने के बाद मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही एक जटिल प्रोसेस होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। मिट्टी को बनने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आइए देखते हैं, मिट्टी की परतों के बारे में कुछ जानते हैं। मिट्टी की परतों के बारे में। मिट्टी की परतों को अगर देखेंगे इंग्लिश में हॉरिज़ॉन्स भी कहते हैं, हॉरिज़ॉन्स। तो देखते हैं, पहला सॉइल, हॉरिज़ॉन्स। हॉरिज़ॉन्स क्या हो गया? तो इसको देखेंगे तो इसको कई पार्टों में डिवीज़न किया गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं इधर, फर्स्ट पार्ट हो जाता है ओ, देन ए, बी, सी एंड आर। इस तरह करके हमारी सॉइल की कुछ लेयर्स बनती हैं। सॉइल हॉरिज़ॉन्स, या इनको आप लेयर या परतें, परतें भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर में देखेंगे, अपर पार्ट ओ दिया हुआ,
ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक। जितनी भी चीजें ऑर्गेनिक होती हैं, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक चीजें। कार्बनिक चीजें क्या होती हैं? कार्बनिक चीजें पेड़ पौधों, जानवरों को गले और सड़े भाग से मिलकर बनती हैं। ठीक, जिसको क्या कहते हैं? कार्बनिक। कार्बनिक, या इसी को ह्यूमस भी बोलते हैं। ह्यूमस भी इसी को बोलते हैं, या ह्यूमस कह सकते हैं आप। ह्यूमस, ह्यूमस कह सकते हैं। इससे ये मिल के बना होता है। ये मिट्टी का सबसे अपर पार्ट होता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, जहां पर जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल या उपजाऊ होता है, जिसके कारण इस वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण इसी भाग में घास, पेड़-पौधे, खरपतवार आप देखेंगे बड़ी ही जल्दी उग जाते हैं। जबकि दूसरे पेड़-पौधों को देखेंगे उगने में टाइम लगेगा, लेकिन घास वगैरह हुई ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी ही तेज़ी से उग जाती हैं। और साथ में ये एरिया जो होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है। जैसे कि आप कहीं मिट्टी के आस-पास जाएँ, जो भी सॉइल रहती है, मृदा रहती है, आप उसको हाथ से किनारे करके ऐसे-ऐसे समेटना शुरू कर दें, बटोरना शुरू कर देंगे, तो देखेंगे जो ऊपर का सॉफ्ट वाला पार्ट रहेगा, बड़ी जल्दी सिमट जाएगा। तो जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, वही क्या होता है हमारा? कार्बनिक या ह्यूमस होता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक? उसके बाद आता है सेकंड पोर्शन, ए पोर्शन। अगर इसको हम लोग कुछ ऐसे कर लें कि और भी बेहतर हो जाएगा। इस तरह करके डिवीज़न कर लें, ठीक? तो इसके बाद देखेंगे सेकंड पोर्शन आता है, ए वाली लेयर आती है। ए लेयर क्या होती है? इनमें घास-वास से थोड़े से बड़े पौधे लगते हैं। एकदम सॉफ्ट लेयर के बाद थोड़ी-सी हार्ड लेयर होती है, जहाँ पर क्या होती हैं? फसलें लगाई जाती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, कोई फसल लगाते हैं, जैसे कि गेहूँ या धान की खेती की जाती है, तो जैसे एग्ज़ाम्पल धान खेती, जब धान की बुआई होती है, तो लोग क्या करते हैं, खेत में पानी भर देते हैं बहुत ज़्यादा। उसमें क्या करते हैं, धान के पौधों की रोपाई की जाती है। रोपाई करने के लिए क्या करते हैं, एक तो पानी भर दिया, तो ऊपर की लेयर क्या हो गई, एकदम सॉफ्ट हो गई। उसके बाद जब उसको उसमें खोसते हैं या पिन अप करते हैं, तो इस वाली लेयर में करते हैं। ये थोड़ा सा नीचे की लेयर होती है, जहाँ पर पौधों की पकड़ मजबूत होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। क्योंकि अगर इस वाले पार्ट में कोई हार्ड पौधा या बड़ा पौधा लगाएँगे, तो वहाँ टिकेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो वही क्या हुआ, सेकंड वाली जो लेयर होती है, यहाँ पौधे सपोर्ट कर जाते हैं। छोटे पेड़-पौधे, अ, फूल, फ्लावर्स जो होते हैं, इस वाले पार्ट में उनकी जड़ें आ जाती हैं। लेकिन वहीं अगर बी वाली लेयर में देखेंगे, बी वाली लेयर में, तो यहाँ क्या होता है, बी वाली लेयर थोड़ी-सी हार्ड होती है। यहाँ क्या होता है, जो बड़े-बड़े पेड़-पौधे होते हैं, जो बड़े-बड़े पौधे होते हैं, ट्री होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ें यहाँ तक आ जाती हैं, जो कि लंबे समय तक टिके रहते हैं, जो कि लंबे समय तक टिके रहते हैं। यहाँ क्या होगा, छोटे पौधों की जड़ें, पौधे छोटे पौधों की जड़ें आ जाती हैं, और वहीं पर यहाँ पर सेकंड में, थर्ड में बड़े पौधों की जड़ें देखने को मिल जाती हैं। बड़े पौधों की जड़ें देखने को मिल जाती हैं। देन आते हैं फोर्थ नंबर सी पर। इसे बोलते हैं पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक, या एक तरह से कह सकते हैं इन तीनों लेयर को जो नीचे सपोर्ट दे रहा है, इसके ऊपर टिकी हुई हैं, इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, या पेरेंट चट्टान कह लीजिए, या रॉक कह लीजिए, रॉक्स। ठीक, ये पेरेंट चट्टान और पेरेंट्स रॉक्स होती हैं, जिनके ऊपर ये तीनों लेयर्स टिकी होती हैं, जो सपोर्ट देती हैं। बिना इनके क्या होगा, ये टिक नहीं पाएंगी। और लास्ट में हमारा क्या आता है, आर, रॉक। ये क्या होती हैं, चट्टाने होती हैं। आर मीन्स रॉक, या इसको बेड रॉक भी बोलते हैं। बेड रॉक, बेड रॉक, ये जो चट्टान होती है, बहुत ही मजबूत होती है, और सबसे
क्रस्ट वाले पार्ट के सबसे नीचे की लेयर होती है, जिसका काम है इन 4 के 4 लेयर्स को पूरी तरह सपोर्ट करना। और साथ में जब कभी भी आप देखेंगे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, बड़ी बिल्डिंग, तो हमेशा उसकी नींव कहाँ लाई जाती है? खुदाई करते-करते इस लास्ट वाली लेयर पर लाते हैं और वहाँ से जाके ईंट बिछानी या मसाला डालना शुरू करते हैं। जिससे क्या होता है, ये वाला एरिया काफ़ी हार्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके बाद नीचे कुछ जा नहीं पाता, बहुत ही हार्ड होता है। इसी वजह से यहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों की नींव की शुरुआत या कॉलम डालने की शुरुआत यहाँ से ही की जाती है। तो इस तरह हम देख सकेंगे सॉइल हॉरिज़ॉन्स या लेयर या परतें। इस तरह से हम 5 परतों के बारे में जाने हैं। फर्स्ट लेयर बहुत ही सॉफ्ट, क्या हो गया? कार्बनिक ह्यूमस वाला। सेकंड लेयर छोटे पौधों की जड़ें यहाँ तक आती हैं। थर्ड थर्ड लेयर यहाँ पर बड़े पौधे या वृक्षों की जड़ें यहाँ तक आ जाती हैं। देन आफ्टर दैट इसके बाद ये जो तीनों लेयर हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए एक पैरेंट चट्टान है, पैरेंट रॉक होती है। और लास्ट में इन चारों सपोर्ट करने के लिए बेड रॉक्स होती हैं, जहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए, उनकी नींव को सपोर्ट देने के लिए यहाँ तक नींव की खुदाई की जाती है। उसके बाद यहीं से चुनाई की जाती है, मसाला डाला जाता है। ठीक? उसके बाद आते हैं हम लोग मृदा के वर्गीकरण या मृदा के प्रकार पर, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आगे देखेंगे, यहीं पर आगे मिट्टी के बारे में तभी हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे, क्योंकि बिना मिट्टी के तो जीवन संभव है नहीं। मिट्टी से ही खेती होती है, अनाज होती है, किसानों का भविष्य टिका होता है और एक देश की आर्थिक व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर टिकी होती है। और काफ़ी आप लोग भी सुने हैं कि भारत देश क्या है, कृषि प्रधान प्रधान देश है। प्रधान देश होने का मेन कारण है यहाँ का मृदा। यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, बहुत ही उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ पर फसलें बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही बेहतरीन होती हैं और साथ में उनकी उपज भी बहुत ज़्यादा होती है। एक तरह से कह सकते हैं, जो इंडिया की सॉइल है, यहाँ की जलवायु और साथ में यहाँ के यहाँ की जो मिट्टी की बनावट है, जो तरीका है और साथ में इसकी फर्टिलिटी या उपजाऊपन की वजह से यहाँ पर अनाज की पैदावार भी जो है, बहुत ही ज़्यादा है, अत्यधिक है। यहाँ तक कि खाने के लिए तो होता ही है और साथ में पूरे देश की काफ़ी सारी अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी हुई है। और हमारे भारत देश में काफ़ी लोग कृषि कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर खाने के अलावा एक्सपोर्ट भी अनाजों का बहुत ज़्यादा किया जाता है। तरह-तरह के फल हुए, बाग-बागान हुए, बगीचे हुए, कैश क्रॉप हुई, मतलब नकदी फसलें, इस तरह की बहुत तरह की फसलें उगाई जाती हैं हमारे सॉइल में। चलिए अब देखते हैं सॉइल के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं कुछ। सॉइल के वर्गीकरण के बारे में और उसको भी डिटेलिंग करके थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहेंगे हम लोग। तो सॉइल का वर्गीकरण क्या हुआ? सबसे पहले भारत में बहुत सा 1964 के बाद कई सारे संस्थान हुए, लेकिन यहाँ पे एक संस्थान हुआ आईसीएआर, आई से एआर, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अनुसार भारत देश में मिट्टी को 8 भाग में 8 भाग में बाँटा गया है। कितने भाग में? 8 भाग में। कितने भाग में? 8 भाग में, जो कि कुछ इस तरह से हैं। पहली मिट्टी क्या होती है आपकी? जैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल कह सकते हैं, दोमट मिट्टी, अलग-अलग लोग नाम से बुलाते हैं, ठीक? तो एलुवियल सॉइल कह सकते हैं और साथ में एलुवियल सॉइल हो गई, एलुवियल कुछ ऐसा लिखा जाएगा, एलुवल, एलुवियल मिट्टी कह लीजिए, इसी को दोमट भी बोलते हैं, इसी को
दोमट भी बोलते हैं। दोमट मिट्टी अधिकांश हमारे उत्तर भाग वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर भाग वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हमारे हिमालय से या पहाड़ों से जो नदियां आती हैं उनके द्वारा निक्षेपित पेड़ पौधों के अवशेष, जानवरों के अवशेष, उन सबको मिला करके इस मिट्टी का निर्माण होता है। और साथ में जो उनके द्वारा लाई गई भारत देश के मैदानी क्षेत्रों में जितनी भी मिट्टियां आती हैं वो क्या हो जाती हैं? एल्युवल सॉइल या एल्युवल मिट्टी या दोमट मिट्टी कहलाती हैं। और इनमें भी कुछ पार्ट हो जाते हैं। जैसे आप सुने होंगे, एक हो जाती है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी क्या होता है? नदियों के जो एकदम पास वाला एरिया जिसमें बालू की मात्रा कम होती है, ठीक उसे कछारी मिट्टी बोल देते हैं। और दूसरी जिसके नाम से फेमस है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या होता है? थोड़ा सा बालू की अधिकता ज्यादा होती है। तो कछारी मिट्टी क्या होती है? हमारे धान की खेती के लिए अच्छी होती है। और वहीं दोमट मिट्टी क्या होती है? वो हमारे गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके बाद आते हैं सेकंड पर, दूसरी मिट्टी जो हो जाती है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी या मृदा भी कह सकते हैं इसको। काली मिट्टी, मिट्टी उर्दू का शब्द है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो इसको मृदा चाहे ऐड करिए आप। मृदा, मृदा हो जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है? अधिकतर ये आंतरिक गतिविधियों या ज्वालामुखी से के उद्गार के बाद जो बेसाल्ट जमा होता है, ठीक उसकी वजह से बनती है। इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। आयरन आयरन ऑक्साइड इसमें बहुत ज्यादा होता है। अ, इसमें क्या होता है? आयरन मैग्नेटाइट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? आयरन मैग्नेटाइट इसमें बहुत ज्यादा होता है इस वाली काली मिट्टी में। ये क्या है? हमारे गुजरात के कुछ पार्ट में, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में, और थोड़ा बहुत टच करते हुआ मध्य प्रदेश वाले पार्ट में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। ये क्या है? नमी को बहुत ज्यादा सोखती है। अगर नमी हो गई, इसमें थोड़ा पानी गिरा, तुरंत चिपचिपी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पानी की मात्रा कम हुई, ये क्या हुआ? अचानक से बहुत ज्यादा फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, जैसा लगता है खेत जोत दिया गया हो दोबारा से। तो ये मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी होती है। इसमें आयरन मैग्नेटाइट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका रंग काला होता है। ज्वालामुखी उद्गार हो या कुछ आंतरिक क्रिया होती है जिसकी वजह से इस मिट्टी की का निर्माण होता है एक प्रोसेस के बाद। ठीक, ये मिट्टी अगर भारत देश में मैंने बता दिया कि महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में काफी पाई जाती है। और ये एक फसल होती है कॉटन या जिसको कपास बोलते हैं, रुई की खेती, उसके लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है, जो कि जहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी की खासियत क्या है? ये नमी को काफी समय तक इकट्ठा करके रखती है। नमी को काफी समय तक इकट्ठा करके रखती है, जिसकी वजह से इस मिट्टी में कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। और थर्ड पे आते हैं लाल मिट्टी या रेड सॉइल। लाल मृदा भी कह सकते हैं आप। लाल मृदा या मिट्टी। इस मिट्टी की खासियत क्या है? ये लाल होती है, जो कि हमारे दक्कन के पठारी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। दक्कन के पठारी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बारिश और नदियों के बहाव से कुछ इकट्ठा होती है, और कुछ आंतरिक गतिविधियों से भी इसका निर्माण हुआ है पहाड़ों के बनते समय। और इसमें क्या है? आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया था। आयरन ऑक्साइड पाने की वजह से, आयरन ऑक्साइड की मात्रा के ज्यादा होने से ये मिट्टी लाल हो जाती है, जिससे इसी कारण इसको लाल मृदा या रेड सॉइल कहते हैं। रेड सॉइल, इसमें भी फसलें काफी अच्छी हो जाती हैं। कुछ फसलें होती हैं, फल वगैरह भी काफी अच्छे हो जाते हैं। फलों की खेती बहुत अच्छी होती है। खेती एग्रीकल्चर भी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि लगभग इसमें जो जरूरत होती है पोटाश की,
एक अच्छी खेती मिट्टी में पोटाश की अधिकता का होना बहुत ज़रूरी है, तो पोटाश इसमें पाई जाती है। और वहीं सेम चीज़ एल्युवियल सॉइल या दोमट मिट्टी में भी पोटाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए एल्युवियल सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। देन अब आएँगे 4th नंबर पर लेटराइट सॉइल, लेटराइट, लेटराइट, लेटेराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल या मृदा। ये सॉइल हमारे पश्चिमी घाट की तरफ ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिमी घाट पे की तरफ ज़्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने की वजह से इस एरिया में पश्चिमी घाट की तरफ हमारी बारिश बहुत होती है। जब बारिश होती है दक्षिणी दक्षिणी के द दक्षिणी मानसून के दौरान, तो वहाँ क्या है, रास्ते में कुछ पहाड़ होते हैं। पहाड़ों से जब वो बादल टकराते हैं, बारिश करते हैं, तब पहाड़ों की मिट्टी जब नीचे खिसक के आती है, तो उससे हमारी लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है, जो कि अगर आप देखें पश्चिम घाट में केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाले कुछ भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। देन उसके बाद देखेंगे 5 नंबर शुष्क मृदा। शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा भी कहीं-कहीं कहते हैं इसको। शुष्क मृदा, शुष्क मृदा, यहाँ क्या होता है, इसमें पोटाश की मात्रा एकदम कम हो जाती है और कहीं न कहीं इसमें अ जो आवश्यक तत्व होते हैं पेड़-पौधों को बढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक चीज़ों की या कह सकते हैं कि जो पेड़-पौधे के अंश होते हैं, जानवरों के कुछ निक्षेपण होते हैं, इसमें बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, शुष्क हो जाती है। कहीं न कहीं मरुस्थल हो जाती है, जहाँ पर क्या है, किसी भी तरह की पैदावार की कमी हो जाती है, कोई भी पैदावार यहाँ पर नहीं हो पाती है। पेड़-पौधे ना के बराबर हो जाते हैं, कुछ कटेलिया झाड़ी बड़ी मुश्किल से उग पाती हैं। तो इस तरह की मिट्टी शुष्क मृदाएँ कहाँ पाई जाती हैं? जैसे कि हमारा मरुस्थल क्षेत्र सभी जानते हैं, राजस्थान वाला एरिया है। राजस्थान वाले एरिया में शुष्क मृदा पाई जाती है। तो किसी न किसी समय क्या है, यहाँ के जैसे कहा था कि बालू वाली मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, बालू बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से पानी गिरने के बाद भी पानी को अवशोषित कर लेती है, नीचे पहुँच जाता है, पानी बिल्कुल नहीं टिकता, नमी की एकदम कमी हो जाती है और पोटाश बिल्कुल नहीं रहता इसमें, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये शुष्क हो जाती है पूर्ण रूप से और इसमें किसी भी तरह के पेड़-पौधे के उगने की संभावना एकदम कम हो जाती है और कहीं न कहीं शुष्क मृदा राजस्थान में होने का एक कारण और भी है, अरावली की पहाड़ियाँ, जिनकी वजह से बादल बनते हैं, जाते हैं, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग में बारिश ना के बराबर होती है, उन पहाड़ी की वजह से बादल रुक जाते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है, शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इनमें कोई पैदावार ढंग से कुछ भी नहीं होता है। तब देखेंगे 60वें नंबर पर लवण मृदा। लवण मृदा। लवण मृदा क्या हो जाती है? जहाँ पर खाड़ी वाले स्थान हैं, खाड़ी वाले जैसे बंगाल खाड़ी वाले, कच्छ की खाड़ी, इस तरह के स्थानों पर इस तरह की मृदाएँ पाई जाती हैं। जहाँ पे घाटों पर समुद्री लहरें बहुत ज़्यादा आके टकराती हैं। टकराने से क्या होता है, समुद्र का जो लवण होता है, इन मिट्टियों को ऊपर से कवर कर देता है। कवर करने की वजह से क्या होता है कि मिट्टी लवणी हो जाती है, ठीक? इसमें सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पैदावार क्या होती है, ना के बराबर होती है। लवणी मृदा में क्या होता है, सोडियम की कमी पाई जाती है और साथ में इस मिट्टी के ऊपर नमक की एक ऐसी परत जम जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी प्रकार से ये पेड़-पौधों का उगना संभव नहीं हो पाता है। बहुत ही मुश्किल से कहीं पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, नमक घुल गया है पानी में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत वहाँ पे वेजिटेशन हो जाता है। जैसे कि सुंदरबन बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है यहाँ का। सुंदरबन वाले एरिया में लवणी मृदा मृदा पाई जाती है और वहीं कच्छ खाड़ी गुजरात वाले एरिया में भी लवण मृदा का की अधिकता है, वहाँ भी इसको देखा जा सकता है। वैसे पैदावार बिल्कुल कम होती है क्योंकि पूरी तरह से ना के बराबर उपजाऊ होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं और
7 आते हैं। एक मृदा होती है पिटमय, पिटमय मृदा, पिटमय मृदा। पिटमय मृदा क्या होती है? इसमें भी कार्बनिक चीज़ें अच्छी से होती हैं, पैदावार भी अच्छी हो जाती है। इस तरह की मृदा जो होते हैं, पहाड़ों के तराई क्षेत्र के नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा पाया जाता है। पहाड़ों के तराई क्षेत्र के निचले भाग में ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक? तो इस मृदा की कमी मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं है भारत देश में, लेकिन तराई क्षेत्रों में क्या है, थोड़ा बहुत ये मिट्टी मिल जाती है 7 नंबर में, ठीक? तो आप पिटमय मृदा याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं अभी तक, लेकिन नाम याद रखिए पिटमय मृदा, ये 7th पार्ट बताइए। और लास्ट में आती है 8 नंबर वन मृदा, वन मृदा, वन मृदा, वन मृदा जो कि हमारे उत्तरी भारत से लेकर के ईस्टर्न स्टेट मतलब पूर्वी भारत तक काफ़ी दूर तक ये फैली हुई है, जो कि हमारे भारत देश में यहाँ पर बहुत सारे वन पाए जाते हैं। जैसे उत्तर के तराई क्षेत्र वाले एरिया में काफ़ी जगहों पर यही मिट्टी पाते हैं। उत्तर के तराई क्षेत्र से लेकर के पूर्व के तराई क्षेत्रों में इस मिट्टी की अधिकता बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उत्तर के वन स्टेट या फॉरेस्ट वाला एरिया इनकी वजह से, इस मृदा की वजह से डेवलप होता है। तो हम देख सकते हैं इस तरह से 8 मिट्टियों का वर्गीकरण या मिट्टी के 8 भाग जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 8 मिट्टियों को बाँटा गया है भारत देश में, उसको हमने समझ लिया। थोड़ा-सा इसको हम मैपिंग करके बताते हैं आपको कि मिट्टी कहाँ पर कैसे लगभग कितनी-कितनी पाई जाती है। थोड़ा-सा एक एरिया डिटेल बताते हैं, कहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, शायद आप एक मैप के दौरान अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखते हैं आगे, क्योंकि मैप के बिना ज्योग्राफी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा-सा एक आइडिया भी लग जाएगा आपको कि मिट्टी कहाँ पर क्या है। कुछ बच्चे मैप से थोड़ा-सा अवेयर नहीं रहते हैं, तो इससे उनको पता चल जाएगा कि कौन-सी मिट्टी कहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो आप देखते हैं इंडिया के मैप पर थोड़ा-सा, तो ये मैं कुछ इंडिया का मैप बना रहा हूँ आपके लिए। ये थोड़ा-सा राजस्थान वाला एरिया हो गया। ये भारत देश आप देख रहे होंगे, ये ऐसे आता है कुछ हमारा। तो ये भारत के मैप पे हम मिट्टी के बारे में आगे बता रहे हैं कहाँ पर क्या पाई जाती है। जैसे आपने भारत का मैप देख लिया है, तो इसमें क्या होता है, तो थोड़ा-सा यहाँ से मैं सही कर दे रहा हूँ। ठीक? ये भारत देश में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? दोमट मिट्टी या एलुवियल सॉइल, ठीक है? तो वो हमारे, अगर आप देखेंगे उत्तरी भारत में, क्योंकि उत्तरी भारत में 2 नदियाँ मेन बहती हैं, गंगा और यमुना। गंगा यमुना के ऑलरेडी दोआब क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। अच्छा, दोआब क्षेत्र की बात करेंगे, तो गंगा और यमुना के मध्य का जो भाग आता है, या कह सकते हैं किसी भी 2 नदियों के मध्य का जो भाग होता है, उसे हम दोआब कहते हैं, ठीक? तो गंगा यमुना रिवर के बहने की वजह से और साथ में पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण यहाँ की मिट्टी क्या है? दोमट मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, जो कि हमारे भारत देश के 40% 40% भाग को ये मिट्टी कवर करती है। 40% पार्ट पर यही मिट्टी है, जिसके कारण भारत देश की मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है और यहाँ फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग ये कह सकते हैं राजस्थान का भी कुछ एरिया कवर करते हुए ये मिट्टी लगभग इतने ही भाग में, यहाँ ब्रह्मपुत्रा वाला एरिया आता है, इतने भाग में ये मिट्टी लगभग पाई जाती है। कौन-सी? एलुवियल सॉइल या दोमट मिट्टी, ठीक? उसके बाद हम देखते हैं, सेकंड हमने पढ़ा था ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या हो गया? हमारे गुजरात वाले भाग से लेकर के कुछ इधर महाराष्ट्र वाले भाग में पाई जाती है कौन-सी? ब्लैक सॉइल। इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, कुछ शायद समझने में आसान रहेगा। ब्लैक सॉइल इस वाले पार्ट में पाई जाती है,
वहीं हम देखेंगे भारत के पठारी भाग में, जो कि हमारी क्या पाई जाती है? रेड सॉइल या लाल मिट्टी पाई जाती है। इसको आप यहाँ से लेकर के पूरा लगभग ये इस एरिया को कवर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक? काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो कि पाए जाते हैं लाल मिट्टी में। आप तमिलनाडु काफ़ी सारा पार्ट, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, ये सारा भाग ले सकते हैं। किसे? रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या होते हैं? रेड सॉइल के कण बहुत बड़े-बड़े होते हैं, ठीक? जो कि उपजाऊ तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। उसका कारण मेन है कि जब यहाँ की मिट्टी बारिश से या नदियों के निक्षेपण से जब बनती है, उधर के पहाड़ जो है पत्थरों के ज़्यादा हैं। अब पत्थर में क्या है? मिट्टी तो होती नहीं, पत्थर ही टूट-टूट के आते हैं, तो उनको बनने में भी काफ़ी समय लगता है। इस वजह से मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ थोड़ा कम होती है, दोमट मिट्टी की अपेक्षा। अब यही देखेंगे, एक पार्ट आपका ये बच रहा है। ये हो जाता है लैटेराइट, आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और ये होती है आपकी फोर्थ लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी क्या है? आपके आपके केरल वाले भाग को, आंध्र प्रदेश और इधर महाराष्ट्र और थोड़ा-सा गुजरात का पार्ट टच करते हुए पूरी लैटेराइट मिट्टी है। इसकी खूबी ये है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है और खासकर इसमें मसाले, जो भारत देश में बागवानी वाली फसलें हैं, बागवानी हुई, मसाले हुए, अच्छे के जो काजू हुए, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स की खेती इस एरिया में काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये मिट्टी हमारी मसालों खेती के लिए बहुत फ़ेमस है, जहाँ पर क्या है, काजू हुआ, काजू खेती हुई और मसाले हुए, काली मिर्च हुआ, लौंग हुआ, इस तरह खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 5वीं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी क्या हुआ? ये राजस्थान की पश्चिमी भाग है, राजस्थान का ये पश्चिमी भाग है। राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है, इस वाले भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण क्या है, यहाँ की मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ है। इसको ऐसे कर लीजिए आप, कुछ ऐसे, ठीक? और वहीं देखेंगे और एक क्या है उसके बाद लवणी मिट्टी या लवण मिट्टी। वो क्या है हमारे इधर बंगाल खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इसके निक्षेपण से, बंगाल की खाड़ी के निक्षेपण से यहाँ पर कुछ मिट्टी के अंदर नमक जमा होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इधर की मिट्टी क्या होती है आपको, ये सुंदरबन वाले एरिया, डेल्टा वाले एरिया की मिट्टी लवणी हो जाती है और वहीं यहाँ पर गुजरात का ये पार्ट हुआ कच्ची खाड़ी वाला, ठीक? इस भाग में भी कुछ लवणी मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक? जिसमें क्या है, पैदावार बहुत अच्छी नहीं होती, फसलें नहीं होती, ना के बराबर, पोटाश बिल्कुल नहीं होता है, ठीक? और लास्ट में आते हैं पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? कुछ अवशेषों के जमा होते रहने से, कुछ अवशेषों के जमा होने के कारण या पहाड़ों पे कुछ निक्षेपण या कुछ बारिश की वजह से इस तरह की मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, लेकिन इसमें पैदावार बहुत नहीं होती। पिगमेंट वाली सॉइलें कुछ यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ इस एरिया में भी मिल जाती है, कुछ यहाँ भी हो जाती है, कुछ ऐसे और कुछ इस तमिलनाडु वाले एरिया में भी पाई जाती है। तमिलनाडु वाले एरिया में भी पाई जाती है। इसको कुछ ऐसे-ऐसे कर देते हैं, आपको एरिया समझ में आएगा, ठीक? तो कुछ इस एरिया में पाई जाती है और लास्ट की मिट्टी हमारी क्या थी? वन मृदा, वन मृदा। वन मृदा क्या है? आप देखेंगे इधर हिमालय पूरा है पूरा, तो हिमालय के जैसे ही तराई क्षेत्र में आते हैं, हिमालय के जैसे ही हम तराई क्षेत्र में आते हैं, नॉर्दर्न एरिया में भी ये भी आएगा। हिमालय के तराई क्षेत्र में जब आएँगे, तो आप कह सकते हैं पूरा हिमाचल और कश्मीर से लेकर के इधर असम तक वाला जो एरिया है, जो असम तक वाला पूरा एरिया है, प्लेस है, ये वन मृदा में आता है। वन मृदा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बड़े-बड़े वन पाए जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े वन, भारत देश के वनों का विस्तार आप कह सकते हैं नॉर्थ रेंज से लेकर के पूरा ईस्टर्न रेंज तक पूरा फैला हुआ है, जिसकी वजह से
वन बहुत घने हैं, पेड़-पौधे बहुत लंबे-लंबे होते हैं, तरह-तरह के वन पाए जाते हैं, कई तरह की फसलें भी पाई जाती हैं। इसीलिए इसे वन मृदा कहते हैं। यहाँ पर क्या है, पोटाश की मात्रा तो थोड़ी कम होती है, बाकी और सारे उर्वरक की मात्रा बहुत अच्छी होती है और खास बात इस मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत अच्छी पाई जाती है, जिससे क्या होता है, पौधों का विकास या डेवलपमेंट बहुत ही बेहतरीन या बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, जिसकी वजह से वन मृदा भी भारत देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं फर्स्ट वाली मृदा पे फिर से। हमने बताया आपको क्या, इस वाले एरिया में पूरे आपको दोमट या एलुवियल सॉइल पाई जा रही है। यह क्या हो गया, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान कुछ पार्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम वाला एरिया पूरी कवर करती हुई हमारी एलुवियल सॉइल या दोमट मिट्टी वाला एरिया है, जहाँ पर क्या है, फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। इसी के कारण यहाँ पर देखेंगे आप सभी कि आबादी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, खाने-पीने की कमी नहीं है। इसलिए ये एरिया एग्रीकल्चर वाला पूरा एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, फसल पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है। तो इस तरह करके आप देखेंगे, मैंने आपको सॉइल मिट्टी क्या होती है बताई, मिट्टी के प्रोफाइल के बारे में बताया और मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, मिट्टियों का वर्गीकरण बताया। ठीक, आज की क्लास मेरी इसी के साथ खत्म होती है, फिनिश होती है। तो फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बच्चा पार्टी को थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।